कितना वक्त लगता है सर्जरी में सर, बैरिएट्रिक सर्जरी में? अगर कोई पेशेंट कोई जूझ रहा है मोटापे से, वो कराना चाहे, तो वो ओवरऑल फर्स्ट ओपीडी से लेकर के डिस्चार्ज होने तक कितना समय लगता है? देखिए, जब पेशेंट आते हैं पहली बार हमारे पास, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, और जब पेशेंट बोल देते कि हाँ मैं तैयार हूँ पेशेंट सर्जरी के लिए, तो हम उनको करीब हफ्ता 10 दिन के लिए एक लो कैलोरी डाइट पे रखते हैं। अच्छा। इस लो कैलोरी डाइट का मकसद दो होते हैं। एक, उनका कमिटमेंट देखते हैं, क्या वो हफ्ता 10 दिन के लिए ये लो कैलोरी लिक्विड डाइट पे मतलब उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, राइट। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इससे क्या होता है, थोड़ी बहुत वेट कम होता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो लिवर है वो श्रिंक करता है, राइट। नाउ बिकॉज क्या होता है कि स्टमक जो है लिवर के नीचे रहता है, और जब हम मोटापे के शिकार होते हैं तो लिवर भी, फैटी लिवर से हम सफ़र करते हैं, तो लिवर बहुत बड़ा हो जाता है, साइज इंक्रीज करता है। एग्जैक्टली। तो जब लिवर श्रिंक करता है तो टेक्निकली हमारे लिए सर्जरी करना आसान हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हम पेशेंट को हफ्ता 10 दिन के लिए लिक्विड एंड लो कैलोरी डाइट पे रखते हैं, राइट। ओके, नाउ उसके बाद करीब 1 दिन लग जाता है सारी इन्वेस्टिगेशन करने में। नहीं तो 10 दिन में लिवर कैसे श्रिंक हो सकता है? उसको तो जब देखिए कैलोरी कम होते हैं तो लिवर में हम कैलोरी मतलब ग्लूकोज के डिपॉजिट्स होते हैं, तो बॉडी उसको यूज करते हैं। जब आप एक निगेटिव बैलेंस में चले जाते हैं, राइट, तो बॉडी को तो कैलोरी चाहिए, वो कहाँ से कैलोरी उठाएगा? आप पहले लिवर से उठाएगा, फिर मसल से उठाएंगे, है ना, राइट। सो इन दैट 10 days द लिवर श्रिंक्स। उसके बाद मैंने जैसे बताया, उनको सारी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। अक्सर क्योंकि ये पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, तो उनका कार्डियक इवैल्यूएशन कराना भी ज़रूरी होता है। हम एक एंडोस्कोपी करके भी देखते हैं कि पहले से स्टमक में कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। नाउ अगर तो पेशेंट नॉर्मली आजकल क्या करते हैं हम कि सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा के पेशेंट को सर्जरी के दिन ही एडमिट करते हैं। सुबह एडमिट किया और सुबह सर्जरी करते हैं। सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सर्जरी करते हैं, यूजुअली लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी घंटा सवा घंटे में हो जाता है, जबकि गैस्ट्रिक बाईपास करीब 1.5 पौने 2 घंटे में हो जाते हैं। अगर हम 2 घंटे बाद हम पेशेंट को चलाना शुरू करते हैं। हम इन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है कि पेशेंट का, बिकॉज क्या होता है कि ओबीज पेशेंट्स में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस रहते हैं अगर उनको ज़्यादा लेटा के रखा तो हम बहुत जल्दी उनको चला देते हैं। अराउंड 2 घंटे बाद सर्जरी के हम उनको चलाना शुरू कर देते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करवा देते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन, रिफ्लक्स वगैरह होता है सर? नहीं, देखिए रिफ्लक्स एक अलग प्रॉब्लम है। ओबीस पेशेंट्स में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वहाँ पे खून का कतरा, मतलब ब्लड क्लॉट्स बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि एक जनरल एडवाइस होता है कि अगर आप लॉन्ग फ्लाइट में जाते हैं तो बोला जाता है कि हर 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा आप चले, बिकॉज जब आप चलेंगे तो ये जो काफ मसल्स है वो एक्ट करते हैं ताकि ब्लड की स्टेसिस ना हो, वहाँ पे ब्लड रुक ना जाए, वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स ना बने ना। ओबीज पेशेंट्स में ये जो ब्लड क्लॉट्स बनने की चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको सर्जरी के बाद जितना जल्दी हो सके उनको मोबिलाइज करें, उनको चलाएं, राइट। बाकी मेजर्स भी लेते हैं, कुछ पम्प्स होते हैं, डीवीटी पम्प्स बोलते हैं उसको, फिर हम खून पतला करने की कुछ इंजेक्शन देते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, राइट। बट जितना जल्दी हो सके हम उनको चलाते हैं ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस कम रहे। सेकेंडली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, बिकॉज नहीं तो क्या होगा कि लंग्स जो है कोलैप्स हो जाती है, उनको कफ वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, फीवर होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं। सो सर्जरी के यूजुअली अगर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है तो यूजुअली आजकल मेजॉरिटी पेशेंट्स अगले दिन हम डिस्चार्ज करते हैं। अगर गैस्ट्रिक बाईपास है तो सर्जरी के बाद एक और दिन हम रखते हैं, मतलब सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे को हम डिस्चार्ज करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। यस, एक दिन और एक्स्ट्रा रखते और हैं। आप बता रहे हैं इन जोखिमों के बारे में, और क्या क्या जोखिम है इसके? मैं ये सुनता हूँ सर, अभी एक सोशल मीडिया पे मैं केस पढ़ रहा था कि उनको सर्जरी के बाद मिचली आने लगी, लगातार मिचली आती रही बहुत दिनों तक, और वो ठीक नहीं हुआ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनको हुए। और क्या क्या जोखिम है इस सर्जरी मैं के? बताता हूँ। देखिए, जब हम एक सर्जरी के बारे में बात करते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो जो जनरल कॉम्प्लिकेशन ना, उनमें भले हम बैरिएट्रिक सर्जरी करें, गॉल ब्लैडर सर्जरी करिए, हर्निया सर्जरी करें, वो कॉम्प्लिकेशन सेम जैसे रहते हैं। अच्छा। इसीलिए हम सारे जांच करते हैं, और आजकल एनेस्थीसिया भी बहुत सेफ हो गया है, तो वो होते हैं जनरल कॉम्प्लिकेशंस, वो सर्जरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा होता है सर्जरी स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस। फॉर एग्जांपल, जब भी आप आंतों पे ऑपरेशन करते हैं तो हमेशा एक छोटा सा चांस रहता है कि वहाँ से लीक हो सकता है।
जैसे हमने स्टमक के साइज़ को छोटा कर दिया, तो जो कट एज है वहाँ से लीक होने की चांसेस अराउंड 1% है, या उससे भी थोड़ा सा कम है। गैस्ट्रिक बाईपास में भी हमने स्टमक को काट दिया और इंटेस्टाइन को आके स्टमक से जोड़ दिया, तो जहाँ पे भी आप जोड़ लगाते हैं वहाँ पे लीक होने की चांसेस रहते हैं। जो लीकेज की चांसेस है वो अराउंड 1% है, 1 to 2% के बीच में बाईपास में, और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में अराउंड 1% और लेस देन 1%। वो उतना ही होता है जितना एक आप गॉल ब्लैडर सर्जरी में बाइल लीक होने के चांसेस, या अपेंडिक्स में जो स्टम्प है वहाँ से लीक होने की जितना चांसेस रहते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट उतना ही होते हैं। दूसरा जो लीक कॉम्प्लिकेशन है जो इस सर्जरी के स्पेसिफिक है वो है ब्लीडिंग। जो कट एज होता है वो क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी होता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने की चांसेस रहती हैं, राइट। ओके, सो ये दो ऐसे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए एज ए सर्जन। ये इमीडिएट ही होते हैं, 1-2 दिन में दिख जाते हैं, उसके बाद नहीं होते? यूजुअली अराउंड मेजॉरिटी पेशेंट्स हफ्ता 10 दिन के अंदर ही प्रेजेंट कर लेते हैं, राइट। बहुत सीवियर हो तो 1-2 दिन में, बट यूजुअली हफ्ता 10 दिन में मेजॉरिटी पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ओकेजनल केस रिपोर्ट भी आया है कि वो 3-4 हफ्ते बाद भी प्रेजेंट किया है, बट यूजुअली ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पेशेंट्स विद इन ए वीक टू 10 डेज़ के अंदर ही ये प्रेजेंट करते हैं, राइट। हाँ, कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे आपने जहाँ पे आंत को काटा है या जहाँ जोड़ा है थोड़ा सा सिकुड़ सकता है, इसको नैरोइंग या स्ट्रिक्चर बोल सकते हैं। इसके भी चांसेस अराउंड 1 to 2% ही होते हैं, बट ऐसा नहीं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस किसी दूसरे सर्जरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, देखिए कुछ जैसे आपने थोड़ी देर पहले रिफ्लक्स के बारे में पूछा। नाउ हमें पता है कि जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी है वो रिफ्लक्स को बढ़ावा देता है। नाउ अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आते हैं जिनको पहले से रिफ्लक्स हो, तो आप उनमें कभी भी आपको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, एंड आपको सर्जरी जो है उसी हिसाब से पेशेंट के हिसाब से टेलर मेड करना चाहिए। जो वन साइज फिट्स ऑल ये वो नहीं होता है बैरियाट्रिक सर्जरी में। तो अगर पेशेंट कहता कि नहीं मुझे रिफ्लक्स है, डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी इज नॉट द राइट प्रोसीडियर फॉर हिम और हर। या कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो? हाँ, देखिए वो क्या एग्जिस्टिंग डिजीज़ की वजह से हमें सर्जरी रोकना चाहिए, डिले करना चाहिए, या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमें देखना होता है, राइट। एज आई सेड मेडिकल डिजीज़ तो होंगे ही, राइट। उस मेडिकल डिजीज़ को ठीक करने के लिए ही ये बैरियाट्रिक सर्जरी किया जाता है, राइट। ओके, बट हाँ कुछ ऐसे सर्जरी डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें सर्जरी को या तो टेलर मेड करना चाहिए या हमें थोड़ा बहुत वेट करने की ज़रूरत पड़ती है।